सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग इंडक्शन मशीन पे, जैसा कि प्रीवियस डिस्कशन रहा है हमारा, स्पीड कंट्रोल पे डिस्कशन हो रहा था, जिसमें रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल एंड वोल्टेज कंट्रोल पे हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज के सेशन में हम लोग स्लिप इंजेक्शन मेथड के बारे में बात करेंगे, और ये तीनों कंट्रोल मेथड जो हैं वो स्लिप कंट्रोल के अंदर ही आते हैं। इन वोल्टेज के वेरिएशन के थ्रू स्लिप चेंज होता है, एंड रोटर रेजिस्टेंस के थ्रू स्लिप चेंज होता है, एंड स्लिप पावर इंजेक्शन के थ्रू स्लिप चेंज होता है, जिसके थ्रू स्पीड कंट्रोल अचीव किया जा सकता है। तो ये स्लिप कंट्रोल के इनसाइड ही ये तीन मेथड आपको देखने के लिए मिलते हैं, राइट। तो चलिए प्रीवियस जो मेथड्स हम लोगों ने लर्न किया हुआ है उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं, एंड देन हम लोग फर्दर मूव करते हैं स्लिप पावर इंजेक्शन के बारे में। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। आरआरबी जे 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। गेट एकेडमी का कोर्स सीबीटी 1 499 में अवेलेबल है, एंड सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 777 में अवेलेबल है। एंड गेट 2027 का जो कोर्स है वो 5,555 में आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। गेट 25, 27 एंड 26 की रेस्पेक्टिव प्राइसेस आपको स्क्रीन के सामने देखने के लिए मिल रही है, जो कि 25 के लिए 2,222 रुपीज़, 26 के लिए 3,333 रुपीज़, एंड 27 के लिए 5,555 रुपीज़ में आप कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में अवेलेबल है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में। ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में। ईएससी नॉन टेक्निकल 777 में। एंड गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप इसके लिए वेबसाइट गेट एकेडमी की विजिट करें, जिससे आपको नेटवर्क में एनरोल करना है या फिर पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट या फिर कॉम्बिनेशन वाइज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। ईएससी नॉन टेक्निकल इन द सेंस कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईसीटी, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये जितने भी नॉन टेक्निकल पार्ट हैं यूपीएससी के एग्जाम के, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के, वो आप 777 में अवेल कर सकते हैं। गेट 2025 की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिसकी प्राइस 333 रुपीज़ है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12, एंड मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट को अगर आप बेसिकली एनालाइज करके इन टेस्ट को आप अटेम्प्ट करें अगर आप, तो आपका रैंक जो है ऑल इंडिया लेवल पे जरूर एनहांस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है गेट एकेडमी की, एग्जैक्ट रेप्लिका, एग्जैक्ट आपको फील कराएगी ऑफिशियल गेट पेपर का। क्योंकि गेट के एग्जामिनेशन में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, तो सिमिलरली गेट एकेडमी के जो टेस्ट सीरीज है, सारी के सारी यूनिक क्वेश्चन और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ऑल इंडिया लेवल पे अपने परफॉर्मेंस को आपको जज करने का मौका मिलेगा कि AIR 1 का एक्यूरेसी कितना था, आपका एक्यूरेसी कितना था, उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, आपके वीक एरिया कौन से हैं। इस तरीके से कंपैरिजन बेसिस पे आप अपने रैंक को एनहांस कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जनरल एप्टीट्यूड का जो ई बुक है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड का गेट एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा वेटेज रहता है, जिसका क्यूआर कोड आपके स्क्रीन के सामने है। इस ई बुक की प्राइस 222 है, एंड इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और इस ई बुक की खास बात यह है कि टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर 15 ईयर्स के गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो आपको एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए और कोई कंटेंट वॉच करने की जरूरत नहीं है। वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन और एररलेस सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो चलिए, हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में स्पीड कंट्रोल के बारे में बात कर रहे थे, वोल्टेज कंट्रोल्ड एंड रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल पे बात किया। उसका क्विक रिवीजन करते हैं, देन फर्दर हम लोग स्लिप कंट्रोल, स्लिप इंजेक्शन मेथड की तरफ आगे बढ़ेंगे, राइट। तो हम लोग सबसे पहले रिवाइज करते हैं वोल्टेज कंट्रोल मेथड। वोल्टेज कंट्रोल, राइट।
तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सी सर्क्यूटरी आपके माइंड में आती है जब भी हम लोग इंडक्शन मशीन के बारे में बात करते हैं कि कुछ इस तरीके से रोटर सर्क्यूटरी हम लोगों ने एनालाइज किया हुआ था। दिस इज R2/S, दिस इज X2, एंड यहाँ का जो वोल्टेज है E2 ना हो के सप्लाइड वोल्टेज V1 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि स्टेटर के वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस वगैरह सारी चीज़ें नेग्लेक्ट किए हुए हैं, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 डायरेक्टली फ्लो कर रहा है। इस तरीके से सिंप्लीफाइड वे में प्रीवियस सेशन में हम लोगों को सर्क्यूटरी मिली हुई थी, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मशीन। इसी की बेसिस पे सारी चीजें होने वाली हैं, क्योंकि टॉर्क डेवलप्ड का एक्सप्रेशन आप जानते हैं कि M/ω/S टाइम्स ऑफ PAG, एयर गैप पावर। अब एयर गैप पावर अगर हम लोगों को लिखना है, PAG को क्या लिखा जा सकता है, देखिए इस मशीन में कितना पावर एब्जॉर्ब होगा, PAG कितना एब्जॉर्ब होगा। अगर आपको लिखना है तो कौन से रेजिस्टिव एलिमेंट ही केवल पावर एब्जॉर्प्शन करते हैं, क्योंकि रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, एवरेज एक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय रिएक्टिव एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो। नेटवर्क थ्योरी के बेसिक आइडिया से आपको इतना पता होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I2² R2/S। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, R2/S, तो I2² R2/S से PAG को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। अब अगर I2 को एक्सप्रेस करना है, इस सर्क्यूटरी से I2 का एक्सप्रेशन हम लोगों को चाहिए, तो सिंप्लीफाइड मैनर में हम लोग लिख सकते हैं V1 I = V डिवाइडेड बाई Z। Z कितना हो जाएगा, R2/S प्लस J X2, और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोगों को चाहिए तो V1 डिवाइडेड बाई R2/S का स्क्वायर प्लस X2² रूट ओवर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये सारी के सारे एक्सप्रेशंस को टॉर्क डेवलप्ड के एक्सप्रेशन में फीड करें अगर हम लोग, तो टॉर्क डेवलप्ड कैन बी रिटन एज M/ω/S। PAG को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I2² R2/S। I2 को क्या लिख सकते हैं, V1², I2² मतलब V1² और रूट का स्क्वायर मतलब रूट कैंसिल, R2/S² प्लस X2², और यहाँ पे R2/S बच जाता है, जो कि हम लोग R2/S लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये सारी की सारी चीजें जैसे कि PAG यहाँ से आपने फीड किया एंड I2 का एक्सप्रेशन यहाँ से इसमें फीड किया, सारी चीजें फीड करने के बाद टॉर्क डेवलप्ड का एक्सप्रेशन आपको मिल जाता है, जो कि आपको बेसिकली याद हो चुका होगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये एक्सप्रेशन हम लोगों को देखने के लिए मिला हुआ है। टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू M/ω/S V1² डिवाइडेड बाई R2/S² प्लस X2² और मल्टीप्लाइड विद R2/S। अब चीजों को सिंप्लीफाई मैनर में एनालाइज करने के लिए हम लोग इसको ब्रेक करते हैं हाई स्लिप एंड लो स्लिप रीजन में। हाई स्लिप एंड लो स्लिप रीजन में इसको ब्रेक कर लें। हाई स्लिप का मतलब है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, राइट, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, और लो स्लिप का मतलब है एट द टाइम ऑफ रनिंग। मशीन जब रनिंग पोजीशन पे है तो उस समय स्लिप की वैल्यू लेस देखने के लिए मिलती है। बेसिकली सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। हाई स्लिप, जब स्लिप हाई होगा तो इसका इम्प्लीकेशन क्या देखने के लिए मिलेगा, R2/S की वैल्यू कम देखने के लिए मिलेगी, तो R2/S कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, राइट, फ्रॉम डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से नहीं। लो स्लिप रीजन में अगर स्लिप की वैल्यू लेस है तो इसका इंप्लीकेशन ये देखने के लिए मिलेगा कि R2/S में R2/S ग्रेटर देन है X2 के, तो X2 कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर सिंप्लीफिकेशन। एग्जैक्टली अगर हम लोग एनालाइज करें तो उतना ज्यादा डिफरेंस वैल्यूज में नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फॉर द सिंप्लीफिकेशन पर्पस, फॉर द एनालिसिस, फॉर द मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोग ये नेग्लेक्ट कर देते हैं फ्रॉम डिनोमिनेटर फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस। अब टॉर्क डेवलप्ड का एक्सप्रेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो M/ω/S और ये V1² और ये R2/S क्योंकि नेग्लेक्ट हो चुका है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे क्या बच गया, X2² और यहाँ पे R2/S। सिंपल सा एक्सप्रेशन। यहाँ पे टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू M/ω/S, X2 को नेग्लेक्ट कर दिए डिनोमिनेटर से, तो V1², X2 जब नेग्लेक्ट हो गया तो यहाँ पे R2/S का स्क्वायर और ऊपर भी R2/S अवेलेबल है,
तो R2 यहीं रहने दीजिए, S को ऊपर भेज दीजिए, कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाइड मैनर में एक्सप्रेशंस मिल गया हम लोगों को। अब T स्टार्टिंग अगर हम लोगों को लिखना है, स्टार्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन, तो m अपॉन ओमेगा एस, स्लिप की वैल्यू क्या होती है स्टार्टिंग के कंडीशन में 1, तो v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और ये R2, बस s की वैल्यू 1 हो चुकी है, मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक सिंपल सा एक्सप्रेशन हम लोगों को देखने के लिए मिला, ये स्टार्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन है एंड ये रनिंग के कंडीशन में टॉर्क डेवलप्ड का एक्सप्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। अब हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग वोल्टेज कंट्रोल मेथोडोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो m चेंज कर रहे हैं क्या, m इज द नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ फेजेस चेंज नहीं कर रहे हैं। ओमेगा एस, स्पीड में कोई चेंजेस कर रहे हैं क्या, नहीं, स्पीड वाला कोई भी पैरामीटर हम लोगों ने वेरी नहीं किया हुआ है। x2 चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, रोटर रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं। तो स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी रिटन एज स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाइड वोल्टेज स्क्वायर, ये एक स्टार पॉइंट हम लोगों को यहाँ से ऑब्जर्व हुआ। अब रनिंग के कंडीशन में क्या होगा, m चेंज कर रहे हैं क्या, नंबर ऑफ फेसेस नहीं, ओमेगा एस नहीं, R2 चेंज कर रहे हैं नहीं, तो यहाँ पे स्लिप तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पैरामीटर चेंज होगा तो स्लिप में तो उसका वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा ही, क्योंकि स्लिप ही एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इन केस ऑफ इंडक्शन मशीन। तो टॉर्क डेवलप्ड कैन बी रिटन एज SV1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SV1 स्क्वायर, ये एक आपको कंक्लूजन देखने के लिए मिला। नाउ द पॉइंट फॉर द डिस्कशन हियर इज इफ लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट, अगर लोड जो आपने मोटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है वो अगर स्टार्टिंग से एंडिंग तक कांस्टेंट बना हुआ है, तो लोड रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो रहा है, इफ लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट, तो उसका इंप्लीकेशन ये देखने के लिए मिलेगा कि जितना ही लोड टॉर्क का रिक्वायरमेंट होगा उतना ही मशीन अपना टॉर्क डेवलप करेगी। कौन सा टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी आपको कांस्टेंट देखने के लिए मिलेगा। तो टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप V1 स्क्वायर, तो टॉर्क डेवलप्ड भी कांस्टेंट होगा क्योंकि लोड टॉर्क कांस्टेंट है, मतलब SV1 स्क्वायर का प्रोडक्ट कांस्टेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट कंडीशन में SX स्क्वायर इज इक्वल टू SY स्क्वायर, मतलब x और y क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दो कंडीशंस को, कि फर्स्ट कंडीशन में अगर हम लोग एनालाइज करें तो उसका स्लिप क्या है x और वोल्टेज क्या है Vx, और सेकंड कंडीशन का SY एंड VY दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये हम लोगों को कंक्लूजन मिला। अब बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो स्लिप के टर्म्स में अगर हम लोग SY को एक्सप्रेस करना चाहें यहाँ से, तो SX और ये VX डिवाइडेड बाय VY का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। नाउ इफ Vy इज इक्वल टू वोल्टेज, हम लोग सपोज करिए Vx डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। देखिए वोल्टेजेस को एक रेटेड लिमिट से इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं इंक्रीज किया जा सकता है, बिकॉज ऑफ इंसुलेशन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कि सपोज करिए ये एक ये एक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये 220 वोल्ट इनके टर्मिनल पे अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये ब्लॉक करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन 220 वोल्ट के जगह पे अगर 280 वोल्ट मैं सप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो ये वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी रेड्यूस हो जाएगी इसकी, इमीडिएटली इसका डाइलेक्ट्रिक फेलियर हो जाएगा और करंट पास करना चालू कर देगा, राइट। तो वोल्टेजेस को एक लिमिट से इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, रेटेड वोल्टेज से इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, दो इसको रेड्यूस किया जा सकता है। तो सेकंड केस का जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं Vx का जस्ट हाफ अप्लाई कर रहे हैं, मतलब वोल्टेजेस में क्या कर दिया हम लोगों ने, रिडक्शन कर दिया। देयरफॉर SY आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, SX और ये Vx यहीं पे रह गया, और Vy की वैल्यू क्या आपने अप्लाई किया, Vx डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 2 डिवाइडेड बाई Vx, ऐसा कुछ आपने अप्लाई कर दिया, और इसका स्क्वायर, मतलब कि SY कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ SX। स्लिप सेकंड केस में जब वोल्टेजेस आपने रेड्यूस कर दिया तो स्लिप कितने टाइम्स इंक्रीज हो जा रही है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जा रही है, सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट इन स्लिप देखने के लिए मिल रहा है, राइट, जो कि प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। अब चाहे तो एक बार अपडेट ले सकते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड मेथोडोलॉजी में।
वोल्टेज कंट्रोल मेथोडोलॉजी में हम लोगों ने बात किया हुआ था। तो स्लिप की वैल्यू देखिएगा, यहाँ पे एस वाई की वैल्यू 4 टाइम्स एस एक्स देखने के लिए मिली थी, बस वही चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन देखने के लिए मिला। नाउ ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब एक और चीज बचती है जो कि टीई मैक्स होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। टीई मैक्स के बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो टीई मैक्स कैन बी रिटन एज मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इसका एक्सप्रेशन प्रीवियस सेशन में आपने देखा, एम अपॉन ओमेगा एस, इसका याद रख सकते हैं आप, V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x2, ऐसा कुछ हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इसको। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए क्या क्या चेंजेस चेंज हो रही, नंबर ऑफ फेसेस चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, ओमेगा एस चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं। 2x2, 2 इज द मैथमेटिकल कांस्टेंट एंड x2 क्या है, रिएक्टेंस है, रोटर का रिएक्टेंस भी नहीं चेंज कर रहे हैं। तो टीई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर। ये एक कंक्लूजन हम लोगों को देखने के लिए मिला, मतलब वोल्टेजेस अगर आप रेड्यूस कर देते हैं तो टीई मैक्स भी आपका रेड्यूस हो जाएगा। स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स के बारे में बात करते हैं, SMT, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स कैन बी रिटन एज R2 डिवाइडेड बाई X2। तो यहाँ पे वोल्टेज का कोई टर्म देखने के लिए मिल रहा है क्या, नहीं। रोटर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, नहीं। X2 चेंज हो रहा है, नहीं। तो स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स कांस्टेंट रहेगा, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलेंगे। अब इसी के बेसिस पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जितने भी कंक्लूजन है फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्रेम करिए यहाँ पे कि आपको क्या क्या कंक्लूजन यहाँ पे मिले। एक टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं कि टी स्टार्टिंग टॉर्क में क्या चेंजेस मिला, स्टार्टिंग टॉर्क में क्या डिपेंडेंसी मिली वोल्टेज चेंज करने का। जस्ट अ सेकेंड। Starting torque is directly proportional to V1 square. Starting torque is directly proportional to V1 square. Just a second. Starting torque is equal to, is directly proportional to V1 square. Running torque, torque developed is directly proportional to SV square. SV1 square, right? And SY is equal to 4 times of SX, राइट। अगर आप वोल्टेजेस में चेंज करते हैं तो स्लिप 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। SX if VY is VX डिवाइडेड बाई 2, सेकेंड केस का वोल्टेज, राइट। एंड और क्या कंक्लूजन मिला, SV1 का स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट देखने के लिए मिल रहा है। और टीई मैक्स में क्या चेंजेस मिले, टीई मैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सॉरी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। एंड स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स इज कांस्टेंट। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। चलिए हम लोग टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एनआर की स्पीड कितनी है, एनआर इज इक्वल टू 0 और स्पीड इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी और यहाँ पे एनआर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एनएस के बराबर होगी। सिमिलरली स्लिप को अगर मेंशन करना रहे तो स्लिप की वैल्यू यहाँ पे एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग 1 होती है एंड एट द टाइम ऑफ रनिंग ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होती है, मतलब स्लिप की वैल्यू ऐसे इंक्रीज होती है। तो ये स्लिप और स्पीड मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को टॉर्क मेंशन करना है। तो नॉर्मली जो इंडक्शन मशीन का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, राइट। और यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, टीई मैक्स, टीई मैक्स, टीई मैक्स। अब सेकंड केस में अगर, और ये क्या है, टी स्टार्टिंग, तो सेकंड केस का टी स्टार्टिंग आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, देखिए वोल्टेजेस को आप क्या कर रहे हैं, ब्लू कलर के पेन में, सॉरी ब्लैक कलर के पेन में जो रिप्रेजेंट किया हुआ है वो Vx वोल्टेज है। और सेकंड केस में जब रेड कलर के पेन से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं
तो वहां पे वोल्टेजेस को हम लोगों ने वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स डिवाइडेड बाई टू, जस्ट हाफ वोल्टेज हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, उस केस में चीजों को एनालाइज करते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, देखिए वोल्टेजेस आप अगर रेड्यूस कर देते हैं, तो अगर 2 टाइम्स रेड्यूस करते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क कितने टाइम्स रेड्यूस हो जाएगा, ये स्क्वायर टर्म्स है ना, 2 टाइम्स रिडक्शन हो रहा है वोल्टेज में और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पे 4 टाइम्स रिडक्शन होगा। वोल्टेजेस में अगर 2 टाइम्स रिडक्शन हो रहा है तो स्टार्टिंग टॉर्क में 4 टाइम्स रिडक्शन होगा, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क यहां से कहीं से चालू होगा, दिस इज टी स्टार्टिंग डिवाइडेड बाई 4, isn't it? और what about slip at which maximum torque occurs? Slip at which maximum torque occurs फर्स्ट केस में कहां पे था, यहां पे आपका इस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क हो रहा था, एस एम टी ये था स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क occurs। सेकंड केस का स्लिप क्या हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क में क्या वेरिएशन होगा, वोल्टेजेस क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने वोल्टेजेस अगर 2 टाइम्स रेड्यूस किया तो टीई मैक्स कितने टाइम्स रेड्यूस हो जाएगा, 4 टाइम्स रेड्यूस हो जाएगा, टीई मैक्स 4 टाइम्स रेड्यूस हो जाएगा, लेकिन स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स वही रहेगा। तो 4 टाइम्स रिडक्शन इन द सेंस यहाँ पे कहीं पे होगा, दिस इज टीई मैक्स डिवाइडेड बाई 4, टीई मैक्स डिवाइडेड बाई 4, तो ये यहाँ से चालू होगा और ये ऐसा कुछ होगा एंड ऐसा कुछ होगा। इफ लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट, इफ लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट इज, लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट, तो देखिएगा फर्स्ट केस का स्लिप कितना था, ये एस एक्स है और एस वाई ये देखने के लिए मिल रहा है आपको, एस वाई इज इक्वल टू एस वाई में क्या चेंजेस मिला, 4 टाइम्स एस एक्स हो गया, 4 टाइम्स एस एक्स हो गया, 4 टाइम्स एस एक्स हो गया, जो कि प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ कर चुके हुए हैं, प्रीवियस सेशन में इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, देखिएगा। यही सेम चीज हम लोगों ने फिर से ड्रॉ कर दिया, राइट, सेम चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। सेम चीज, राइट। अब करंट एंड पावर फैक्टर के बारे में अगर आपको एक्सप्रेशन चाहिए तो करंट कैन बी रिटन एज आई टू इज वी वन डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर टू बाई एस स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, यही होगा v बाई जेड। अब इसको भी लो स्लिप एंड हाई स्लिप में, लो स्लिप एंड हाई स्लिप में ब्रेक कर सकते हैं। स्लिप की वैल्यू हाई है मतलब आर टू बाई एस नेग्लेक्ट कर दीजिए आप, और स्लिप की वैल्यू लो है तो एक्स टू को नेग्लेक्ट कर दीजिए फ्रॉम डिनोमिनेटर। अगेन एंड अगेन लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको याद हो चुका होगा। आई टू इज इक्वल टू वी वन, सॉरी वी वन स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि केवल और केवल आई टू है, तो डिनोमिनेटर से अगर आर टू बाई एक्स नेग्लेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक्स टू बच गया, और आई टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी वन डिवाइडेड एक्स टू को नेग्लेक्ट करते हैं अगर हम लोग तो आर टू बाई एस बचेगा, आर टू और ये एस यहाँ पे आ गया। अब क्या क्या पैरामीटर्स आप चेंज कर रहे हैं, एक्स टू चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, आर टू चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, तो यहाँ पे आई टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस वी वन और आई टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वन, ऐसा कुछ। अब इफ लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट तो एस वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एस एक्स देखने के लिए मिला, 4 टाइम्स ऑफ एस एक्स देखने के लिए मिला, राइट। तो स्लिप कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स। अगर वोल्टेज तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस वी वन, तो वोल्टेजेस आपने कितना टाइम्स रेड्यूस करना है, 2 टाइम्स अगर आप इंक्रीज रेड्यूस करते हैं तो ये कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा स्लिप, मतलब कि ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना देखने के लिए मिलेगा, 2 टाइम्स देखने के लिए मिलेगा, ओवरऑल करंट में इंक्रीमेंट 2 टाइम्स देखने के लिए मिलेगा।
इधर 2 टाइम्स रिडक्शन, इधर 4 टाइम्स इंक्रीमेंट, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट I2 में 2 टाइम्स देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वोल्टेजेस, अगर आप 2 टाइम्स रिड्यूस करते हैं तो I2 भी आपका 2 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए प्रीवियस सेशन में भी सेम डिस्कशन हुआ था, उसी का जस्ट एक रिकैप ले रहे हैं हम लोग। करंट के बारे में बात किया हुआ था हम लोगों ने कि स्टार्टिंग करंट जो होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड करंट में आई वाई की वैल्यू 2 टाइम्स आई एक्स के बराबर होगी, 2 टाइम्स आई एक्स के बराबर होगी। एंड नेक्स्ट पावर फैक्टर के बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। पावर फैक्टर के बारे में अभी डिस्कस कर लें। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर मतलब कि कॉस फाई, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, मतलब आर टू बाई एस, और जेड की वैल्यू रूट ओवर आर टू बाई एस स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। इसको भी अगेंस्ट लो स्लिप एंड हाई स्लिप में डिवाइड करें तो यहाँ पे हाई स्लिप, और यहाँ पे अगर लो स्लिप के बारे में बात करें तो हाई स्लिप, स्लिप की वैल्यू हाई है तो आर टू बाई एस को नेग्लेक्ट कर देंगे, एंड स्लिप की वैल्यू अगर लेस है तो एक्स टू को नेग्लेक्ट कर देंगे फ्रॉम डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो कॉस फाई, पावर फैक्टर कॉस फाई इज इक्वल टू आर टू बाई एस, और डिनोमिनेटर से अगर आर टू बाई एस नेग्लेक्ट हो गया तो यहाँ पे एक्स टू बच गया, और यहाँ पे कॉस फाई इज इक्वल टू आर टू बाई एस, और यहाँ से एक्स टू नेग्लेक्ट हो गया तो आर टू बाई एस का आर टू बाई एस यहाँ पे भी बच गया, तो ये और ये कैंसिल, मतलब यहाँ पे कॉस फाई कितना आ गया, 1 आ गया रनिंग पावर फैक्टर। एंड स्टार्टिंग के कंडीशन में ये आ जाएगा, वोल्टेज कोई टर्म है ही नहीं है ना, तो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर टू बाई एस और एक्स टू बाई वन, मतलब कि 1 बाई एक्स टू, ऐसा कुछ एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखिएगा इफ लोड टॉर्क, इफ लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट, तो क्या कंक्लूजन मिला हुआ था कि एस वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एस एक्स, मतलब स्लिप में 4 टाइम्स इंक्रीमेंट होगा इफ वोल्टेज वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड केस का जो वोल्टेज है वो फर्स्ट केस का जस्ट हाफ हम लोग सप्लाई करते हैं, तो स्लिप में 4 टाइम्स इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो स्लिप अगर 4 टाइम्स इंक्रीज करेगी, ये कांस्टेंट है, रोटर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो यहाँ का जो पावर फैक्टर को 4 टाइम्स रेड्यूस कर जाएगा। यही कंक्लूजन लास्ट सेशन में भी हम लोगों को मिला हुआ था। पावर फैक्टर, स्टार्टिंग पावर फैक्टर पुअर होगा जबकि रनिंग पावर फैक्टर कांस्टेंट होगा। राइट। और स्टार्टिंग के टाइम पे बात करें, इमीडिएट आफ्टर द स्विचिंग, इमीडिएट आफ्टर द स्विचिंग बात करें तो स्लिप की वैल्यू 1 भी लिख सकते हैं हम लोग, और आफ्टर दैट अगर एनालिसिस करना है तो कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। एंड जस्ट अ सेकेंड, लेट मी राइट, ये स्टार्टिंग के टाइम पे स्विचिंग के बाद का एनालिसिस किया हम लोगों ने, और जस्ट कॉस फाई स्टार्टिंग के टाइम पे अगर हम लोग एनालाइज करना चाहें तो स्टार्टिंग के टाइम पे स्लिप को 1 कर दीजिए तो सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। स्लिप को 1 कर दीजिए, तो कॉस फाई इज इक्वल टू आर टू बाई एस, और आर टू बाई एस को नेग्लेक्ट कर दिया तो एक्स टू बच गया, और कॉस फाई कैन बी रिटन एज आर टू बाई एस और 1 अपॉन एक्स टू, तो आर टू बाई एक्स टू हो जाएगा यहाँ पे। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, मतलब कॉस फाई क्या होगा, स्टार्टिंग के टाइम पे कांस्टेंट हो और रनिंग के टाइम पे बेटर होगा, 1 के बराबर होगा। तो क्या कंक्लूजन आपको देखने के लिए मिला रोटर, सॉरी वोल्टेज कंट्रोल से, क्या कंक्लूजन मिल रहा है? यहाँ पे कुछ थेरेटिकल पॉइंट्स लिखे हुए थे, उसी पे आते हैं हम लोग। देखिए पावर फैक्टर विल नॉट बी अफेक्टेड बाय वेरिंग वोल्टेज,
So pull out torque, starting torque, efficiency point of view, this method is not recommended क्योंकि करंट भी इंक्रीज हो जा रहा है, राइट। पुल आउट टॉर्क क्या हो जा रहा है, टी मैक्स की वैल्यू रेड्यूस हो जा रही है, स्टार्टिंग टॉर्क भी रेड्यूस हो जा रहा है, करंट की वैल्यू, रनिंग की करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है, रोटर कॉपर लॉस इंक्रीज हो जा रहा है, एफिशिएंसी ड्रॉप डाउन हो जा रही है, और ओनली सब सिंक्रोनस रीजन में वी कैन कंट्रोल द स्पीड थ्रू द हेल्प ऑफ दिस मेथड। तो सारी की सारी चीजें कंसाइज हो गई, आपको कुछ भी रिमेंबर करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। तो कुछ इसी तरीके से हम लोगों को सारी चीजें माइंड में रख के और चीजों को एनालाइज करना है जिससे चीजें ब्यूटीफुल रहें। तो चलिए आज के सेशन में हम लोगों ने वोल्टेज कंट्रोल का रीकैप लिया, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग रोट रेजिस्टेंस कंट्रोल का रीकैप ले लेंगे, और आज के सेशन में एक जो नई टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो कि स्लिप पावर इंजेक्शन मेथड है। स्लिप पावर इंजेक्शन मेथड है जो कि एक इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी है, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। स्लिप पावर इंजेक्शन मेथड, देखिए स्लिप इंजेक्शन मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, इसके बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं, नया डिस्कशन। तो इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, और ये केवल और केवल फेज वाउंड मशीन में की जा सकती है, क्योंकि फेज वाउंड मशीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायरल सॉरी स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन के नाम से जानते हैं, इंडक्शन मशीन के नाम से जानते हैं, जिसमें थ्रू द हेल्प ऑफ स्लिप सम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और रोटर सर्क्यूटरी में पावर भी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो थ्योरी है, थ्योरेटिकल वे में अगर हम लोग डिस्कशन करें, इन दिस मेथड स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर इज कंट्रोल्ड बाय इंजेक्टिंग अ वोल्टेज इन रोटर सर्क्यूटरी, कि रोटर सर्क्यूटरी में वोल्टेजेस इंजेक्ट करके स्पीड कंट्रोल करने का काम करेंगे। अगर आपने इंडक्शन मशीन का मॉडल देखा होगा तो ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्टेटर का पार्ट रहता है, और 3 फेज की वाइंडिंग रहती है, ए फेज, बी फेज, सी फेज, यहाँ पे हम लोग सप्लाई करते हैं, एंड रोटर वाला पार्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे रोटर कंडक्टर्स रहते हैं, और रोटर में ये जो आपका शाफ्ट रहता है, इस शाफ्ट में इस तरीके से 3 स्लिप रिंग्स यूज करते हैं हम लोग। इन 3 स्लिप रिंग्स में ब्रशेस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस रहता है, जो कि रोटेटिंग बॉडी का स्टेशनरी बॉडी से कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर सके, और यहाँ से हम लोग रोटर सर्क्यूटरी में 3 फेज इनपुट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से भी आपने 3 फेज इनपुट दिया हुआ है, 3 फेज इनपुट टू दी रोटर स्टेटर सर्क्यूटरी, और थ्रू दी हेल्प ऑफ स्लिप रिंग आप रोटर सर्क्यूटरी में भी इनपुट दिए होते हैं, और ये ए फेज, बी फेज और ये सी फेज तीनों स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इन दिस मेथड स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर इज कंट्रोल्ड बाय इंजेक्टिंग अ वोल्टेज इन रोटर सर्क्यूटरी। वोल्टेज कैसे इंजेक्ट करेंगे रोटर सर्क्यूटरी में, थ्रू दी हेल्प ऑफ स्लिप रिंग्स। इट इज नेसेसरी दैट वोल्टेज ईएमएफ being injected must have the same frequency, कि जितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है उतनी ही फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे सप्लाई करेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी एज ऑफ स्लिप फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर, एज ऑफ स्लिप फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर, कि यहाँ की फ्रीक्वेंसी अगर एफ थी तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी स्लिप टाइम्स ऑफ एफ देखने के लिए मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी जो रोटर सर्क्यूटरी में, मतलब रोटर में जितनी फ्रीक्वेंसी चल रही है स्टेटर साइड से, उतनी ही फ्रीक्वेंसी यहाँ से हम लोग इंजेक्ट करेंगे, स्लिप टाइम्स ऑफ एफ ही इंजेक्ट करेंगे, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। It is necessary that voltage EMF being injected must have the same frequency as of the slip frequency of rotor, मतलब F dash is equals to slip times of F हम लोग सप्लाई करेंगे। However, there is no restriction to the phase of injected EMF. There is no restriction to the phase of injected EMF, मतलब कि फेजेस अलग अलग हो सकते हैं, सेम फेज में भी हो सकता है, अपोजिट फेज में भी वोल्टेजेस आप इंजेक्ट कर सकते हैं। Thus, by changing the phase of injected EMF, speed can be controlled, कि फेज ही अगर हम लोग चेंज कर दें इंजेक्टेड EMF का फेज अगर हम लोग चेंज कर देते हैं फेज सीक्वेंस, तो उसी से EMF आपकी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। The main advantage of this method is a wide range of speed control can be achieved above normal as well as below normal can be achieved। तो बात करते हैं कैसे होगा। देखिए सब सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे एनआर की वैल्यू क्या होती है, सब सिंक्रोनस रीजन में एनएस से कम होगी, जबकि सुपर सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल करना है तो एनआर की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन
NS होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन NS होनी चाहिए। तो वोल्टेज का ये जो ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, ये नॉर्मल E2 का वोल्टेज है, रोटर में इंड्यूस्ड वोल्टेजेस का ये ग्राफ है, और इंजेक्टेड ईएमएफ का ग्राफ ये डॉटेड लाइन से देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे इंजेक्टेड ईएमएफ देखिए अपोजिट फेसेस में, अपोजिट फेस में है, जबकि यहाँ पे सुपर सिंक्रोनस रीजन में क्या हो रहा है, अगर स्पीड कंट्रोल करना है तो इंजेक्टेड ईएमएफ इंजेक्टेड ईएमएफ का जो फेज है वो सेम फेज में होना चाहिए आपके रोटर में इंड्यूस वोल्टेजेस के। तो देखिएगा E2 की अगर फ्रीक्वेंसी SF है, इस डायरेक्शन में है, तो इंजेक्टेड ईएमएफ की का जो फेजर होगा वो क्योंकि अपोजिट फेज सीक्वेंस में है तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग रिप्रेजेंट किए हुए हैं। इंजेक्टेड ईएमएफ SF इस तरीके से ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जितनी फ्रीक्वेंसी है वहीं पे इतनी फ्रीक्वेंसी है। तो टोटल इक्विवेलेंट क्या देखने के लिए मिलेगा, रोटर का E2 का जो रोटर में इंड्यूस वोल्टेजेस हो रहे हैं उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ओवरऑल वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओवरऑल वोल्टेज एक दूसरे से कैंसिल आउट होके कम हो जाएगा। तो E2 माइनस इंजेक्टेड, और जबकि इस केस में क्या होगा, दोनों सेम फेजेस में रहेंगे, SF और ये भी SF है, और ये E2 रोटर इंड्यूस वोल्टेजेस और ये इंजेक्टेड वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी SF है, तो दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली। इस तरीके से अलजेब्रिक एडिशन देखने के लिए मिलेगा। तो टोटल रिजल्टेंट वोल्टेजेस क्या मिलेंगे, ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, राइट। यहाँ पे रोटर सर्क्यूटरी जो थी E2 यहाँ पे इंजेक्ट करते थे, ये X2 होता था, ये R2/S, कुछ इस तरीके से। तो टॉर्क डेवलप्ड हम लोग क्या लिखते हैं, M/ω/S I2 स्क्वायर R2/S, और टॉर्क डेवलप्ड को फर्दर अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो यहाँ का E2 इंजेक्टेड वोल्टेज जो है E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2/S का स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर R2/S, इस सर्क्यूटरी के हिसाब से ये मैथमेटिकल मॉडलिंग आपको देखने के लिए मिल रही है, राइट। तो लो स्लिप रीजन में अगर हम लोग बात करें, रनिंग के टाइम पे ही एनालाइज कर रहे हैं, तो स्लिप की वैल्यू जब लेस होती है तो X2 को हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो टॉर्क डेवलप्ड कैन बी रिटन एज M/ω/S। X2 को अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर दें तो यहाँ पे R2/S का स्क्वायर बचा, स्क्वायर से ये वाला टर्म कैंसिल, तो E2 स्क्वायर और R2 को यहीं रहने दीजिए, स्लिप को ऊपर ले आइए। अब यहाँ पे क्या चीजें चेंज हो रही, नंबर ऑफ फेसेस चेंज हो रहे हैं क्या, नहीं। यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है क्या, नहीं। R2 चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं। क्या चेंज कर रहे हैं, वोल्टेजेस चेंज कर रहे हैं, और स्लिप में वेरिएशन ऑब्जर्व करना है। तो टॉर्क डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप E2 स्क्वायर, और इफ लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट तो टॉर्क डेवलप्ड इज आल्सो मस्ट बी कांस्टेंट। तो इसको कांस्टेंट होने के लिए अगर वोल्टेजेस रिडक्शन हो रहा है तो स्लिप को इंक्रीज होना पड़ेगा, और स्लिप अगर इंक्रीज होता है तो रोटर की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि NR इज इक्वल टू 1 - S टाइम्स ऑफ NS होता है। स्लिप अगर इंक्रीज हो जाएगा तो NR की वैल्यू रेड्यूस हो जाएगी। रोटर स्पीड रेड्यूसेस सब सिंक्रोनस रीजन इन सब सिंक्रोनस रीजन, राइट। रोटर स्पीड रेड्यूस होगी तो सब सिंक्रोनस मशीन में आपकी मशीन चली जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये यहाँ पे M कांस्टेंट है, ω/S कांस्टेंट है, R2 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या वेरिएशन मिला, SE2 स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्क डेवलप्ड। इफ लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट तो टॉर्क डेवलप्ड बाय मशीन आल्सो शुड बी कांस्टेंट, आल्सो मस्ट बी कांस्टेंट। सो अगर वोल्टेजेस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोनों वोल्टेजेस क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ओवरऑल वोल्टेजेस यहाँ पे इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज होता है तो टॉर्क डेवलप्ड अगर कांस्टेंट मेंटेन करना है तो स्लिप की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। स्लिप की वैल्यू जब कम होगी, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है और यहाँ का वैल्यू कम हो रहा है, तो NR की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से मशीन आपकी सुपर सिंक्रोनस रीजन में चली जाएगी। रोटर स्पीड इंक्रीजेज अबव सिंक्रोनस, तो इस तरीके से हम लोग स्पीड कंट्रोल अचीव कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन था, और कोई भी चीज़ें टफ नहीं थी, जो कि प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था उसी के बेसिस पे है। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्लिप पावर इंजेक्शन के बारे में भी आज डिस्कशन कर लिया, राइट। तो दोनों चीज़ों का रिवीजन हो गया। प्रीवियस सेशन में हम लोग बात किए हुए थे, वोल्टेज कंट्रोल हो गया आपका, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल हो गया, और स्लिप पावर इंजेक्शन मेथड यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। तो वोल्टेज कंट्रोल का रिवीजन भी हो गया और स्लिप पावर इंजेक्शन मेथड हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रोटर रेजिस्टेंस का रिवीजन कर लेंगे, कंट्रोल का रिवीजन, एंड देन आगे की टॉपिक में मूव ऑन करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो जरूर डिस्कस करिएगा कमेंट सेक्शन में, आंसर करने